एक बार फिर से हमारी प्यारी फैमिली का मिस्टर एक्स के पॉडकास्ट पर हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट में आप एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जो आपके पल पल रोंगटे खड़ी करती जाएगी। ये स्टोरी एक ऐसे दोस्तों के ग्रुप की है जो मजाक मजाक में बहुत ही भयानक खेल में फंस जाते हैं। देखिए, आप सभी के दोस्त होंगे, कुछ एकदम खास करीबी होते हैं तो कुछ हमारे नॉर्मल बोलचाल के लिए होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिन खास दोस्तों पर भरोसा करते हैं वही हमारी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। तो ऐसे ही कुछ दोस्तों की स्टोरी मुझे जानने को मिली और मुझे उनके ही ग्रुप की एक दोस्त ने ये पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे वह मिलजुल कर रहा करते थे और उनके बीच एक दोस्त ऐसा भी था जिसने अपने स्वार्थ के खातिर सभी दोस्तों को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ वो वाकई में बहुत भयानक था। साथियों, कहा जाता है कि जब कोई आत्मा इस धरती पर से अपना शरीर त्यागती है, अगर उस समय उसके मन में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, कुछ इच्छाएं रह जाती हैं या उसके साथ कुछ धोखा हो जाता है, तो वो शरीर को भले ही त्याग देती है लेकिन इस धरती लोक को नहीं त्याग पाती है। इस माया लोक में फंसी रह जाती है क्योंकि वो किसी कारणवश इस माया में लगाव लगा लेती है या किसी बदले की आग में तड़पती रहती है, और जब तक वो आग बूझ नहीं जाती वो तब तक यहीं भटकती रहती है। तो आज ऐसी ही एक तड़पती रूह की स्टोरी है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आए, इसके लिए मैंने इसे अपने शब्दों में तैयार कर दिया है। अच्छा, आप सबने कभी न कभी अपने या किसी और शहर के मेले ठेले में लगने वाले नाच घर, हंसी घर और भूत घर देखा होगा। अक्सर लोग नाच देखने या हंसी घर में लगे बड़े बड़े अजीबोगरीब आईने में अपनी शक्ल देख के हंसने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन भूत घर के अंदर जाने का साहस ज्यादा लोग नहीं कर पाते क्योंकि भूत घर में बहुत ही डरावना वातावरण और कई तरह के भयानक मुखौटे और लिबास पहने लोग दिल दहलाने वाली आवाज में गुर्राते हुए वहां आने वाले दर्शकों को डराने की हर एक कोशिश करते हैं। तो पूरी कहानी इसी भूत घर पर जुड़ी हुई है। तो सभी साथी अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, और हाँ, हमारी इस फैमिली को भी और आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विकास, ये आज का पेपर पढ़ा क्या तूने? रुपेश ने न्यूज़पेपर को ध्यान से देखते हुए पास बैठे विकास से पूछा। कॉलेज छूटने के बाद सब दोस्त गपशप मारते हुए चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी अचानक रुपेश की निगाह वहां सामने पड़े अखबार पर गई। उसने जैसे ही अखबार उठा के देखा तो सामने वाले पेज पर छपे बड़े से विज्ञापन को देख वो बड़ी उत्सुकता से उसे देखते हुए अपने पास बैठे विकास के हाथ में अखबार थमा दिया। रुपेश की बात सुनते ही विकास की बगल में बैठे अनिल और रितेश उत्सुकता से पूछने लगे, किस खबर की बात हो रही है भाई, हमें भी तो बताओ। विकास भी रुपेश की ओर सवालिया निगाहों से देखते हुए बोला, बता भी ना यार, क्यों व्यर्थ में फुटेज खा रहा है? रुपेश अपनी जगह पर बड़े स्टाइल से खड़े हो बोला, ये देखो, इस खबर की बात कर रहा हूं मैं। उसने हाथ में पकड़े पेपर को लहराया, फिर जोर जोर से उस खबर को पढ़कर सबको सुनाने लगा। शहर में आए मनोरंजन मेले में खोला गया है एक भूत घर, जो यहां अकेले अंदर जाएगा और वहां से बिना डरे हुए बाहर निकलेगा, उसे मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपये। चंद्र बोला, भूत घर, बाप रे, नाम से ही डर लग रहा। रुपेश हंसता हुआ कहने लगा, अरे यार, भूत घर में तो लोग डरने के लिए ही जाते हैं। बड़े शहरों में जैसे मॉल में हॉरर हाउस बना रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही तो होगा ये भूत घर भी। मैं गया हूं 2-3 बार ऐसे हॉरर हाउस में, लेकिन मुझे तो कोई डर वर नहीं लगा। जरा सोच, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत से काम लेंगे तो हमें पूरे 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। हाँ, अगर तुम लोगों को वहां जाने के नाम से घबराहट लग रही हो तो फिर ये आइडिया रहने देते हैं, नहीं जाएंगे हम लोग वहां। विकास धीमे से बोला, सब फालतू की बात है, भला उसमें काहे का डर? हमको तो पता ही रहता है ना कि मॉल का हॉरर हाउस हो या फिर मेले का भूत घर, वहां कोई सच्ची के भूत प्रेत थोड़ी न रहते हैं। वो तो कुछ लोग ऐसे ही डरावने मास्क और अजीब सी ड्रेस पहनकर भयंकर आवाज में डराने की कोशिश करते हैं। भला इंसानों से कैसा डरना या घबराना?
मैं तो ऐसी किसी भी डरावनी जगह में बड़े आराम से अकेले जाके बिना डरे बाहर आ सकता हूं। अनिल तुरंत कहने लगा, ऐसा मत सोचो, भले ही भूत घर में भयंकर मुखौटा पहनने वाले सब इंसान ही हों, पर उन्हें देख के हमें डर तो लगता ही है ना। नहीं भाई नहीं, मैं तो अकेले नहीं जा सकता ऐसी जगह पर। तभी वहां पर मीनल भी आती हुई बोली, किससे डर लग रहा आपको, बताइए ना, कौन किससे डर रहा है। तभी मीनल के साथ खड़ी नीता शरारत से बोली, ये सब तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर विक्रम जी से डरते हैं, उनकी ही बात कर रहे होंगे ये सब डरपोक लड़के। ये सुनते ही सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अब अनिल थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो नीता, तुम बिना मतलब सोचे समझे कुछ भी ना कहा करो। अपने आप को इतनी ही बहादुर समझती हो ना, तो चलो आज शाम हमारे साथ मेले में और वहां के भूत घर में अकेली जाके बता दो। बोलो, है हिम्मत तुम में? रूपेश ने उन दोनों को टोका। ओफ, ये सब क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया तुम लोगों ने, क्यों इस तरह आपस में लड़ झगड़ रहे हो? मीनल गुस्से से बोली, देखो ये उपदेश तुम नहीं दो तो अच्छा है, तुम अपने और अपने इन डरपोक दोस्तों पर ध्यान दो। खुद तो तुम इतना डरते हो कि दिन में भी कहीं किसी अकेले रूम में नहीं जा सकते। रूपेश गुस्से से चिल्लाया। ओह ऐसा, तो चलो कल संडे की छुट्टी है, मैं कल शाम की हम सबकी बुकिंग कराता हूं उस भूत घर की, चलकर दिखा दो कितनी हिम्मत है तुम में। अब नीता का चेहरा थोड़ा उतर गया। वो थोड़ा धीमे स्वर में बोली, कल शाम की, लेकिन कल शाम तो पूर्ण ग्रहण लगने वाला है ना। मेरी माँ कहती हैं कि ग्रहण की रात को कई अतृप्त आत्माएं और भटकती रूहें इंसानों का शिकार करने के लिए घूमती रहती हैं। रितेश ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, अरे यार रूपेश, तू भी ना क्यों फालतू में इन लड़कियों को उस भूत घर में ले जाने की बात कर रहा है? जरा ध्यान से देख, वहां जाने की बात सुन के ही इन लड़कियों के चेहरे पर घबराहट झलक रही है। अब तो नीता गुस्से से उबल ही पड़ी। बस बस, ज्यादा डींगे मारने की जरूरत नहीं तुम सबको, तुमसे तो ज्यादा ही हिम्मत रखती हूं मैं। कल शाम चलूंगी मैं उस भूत घर में। रितेश ने रुपेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख यार, मेरी टिकट तो बुक कर ही दे, मैं नहीं डरता वहां जाने से। अनिल, चंद्र और विकास भी जल्दी से बोले, हमारा जाना भी फिक्स है। सबने मिलकर जोश ही जोश में कल शाम मेले में आए उस भूत घर में जाने का प्लान तो फिक्स कर लिया, लेकिन जैसे ही मीनल और नीता कल शाम मेले में आने की बात तय कर वहां से चली गईं तो अनिल ने रुपेश से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो अभी से ही पता नहीं क्यों थोड़ा डर सता रहा है, कहीं ज्यादा ही डरावना माहौल हुआ वहां भूत घर में तो। रुपेश ने सांत्वना दी, अरे क्यों घबरा रहे हो, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, हो सकता है 1 लाख का प्राइज तुम ही जीत जाओ। नीता अपने घर पहुंची तो घबराहट के मारे उसकी तो हालत बहुत ही खराब हो रही थी। वो बहुत पछता रही थी कि आखिर वो क्यों उन लड़कों की बातों में पड़ी। दरअसल नीता तो बचपन से ही भूत प्रेत की बातों से ही घबरा जाती थी। वो सोच सोच के डरने लगी कि अब वहां हॉरर हाउस में एकदम डरावने भूतिए माहौल में तरह तरह के डरावने मुखौटे लगाए लोगों का सामना वो भला कैसे कर पाएगी। इधर मीनल भी जैसे ही रात को अपने बेड पर गई, उसे कल शाम भूत घर में जाने की बातें याद आने लगी। उसे तो न्यूज़पेपर में छपे विज्ञापन में ही वो काफी खौफनाक लग रहा था, अब असलियत में तो जाने कितना ज्यादा भयानक होगा। नीता ने जैसे ही अपनी मम्मी को बताया कि कल वो भूत घर में जाने वाली है, उसकी मम्मी और बहन दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ी। मम्मी बोली, तू रात को घर में तो डर के मारे लाइट ऑन रखकर सोती है, वहां भूत घर में तो सिर्फ पोस्टर ही देखकर डर जाएगी। नीता भी सहम सी गई, पर अब करती क्या, अगर नहीं गई तो कॉलेज में सब लड़के लड़कियां उस पर कितना हंसेंगे। रात भर वो अजीब सी कश्मकश में घिरी रही। सुबह थोड़ी सी आंख झपकी ही थी कि मीनल का कॉल आ गया। नीता ने उनींदेपन में ही धीरे से कहा, हेलो, क्या हुआ यार, क्यों इतनी सुबह सुबह फोन कर रही है तू? उधर से मीनल ने आश्चर्य से पूछा, ओ तू तो आराम से मस्त सो रही है और यहाँ भूत घर के बारे में सोच सोच के ही डर के मारे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। नीता ने झल्लाए स्वर में कहा, मेरी भी बिल्कुल यही हालत है, बस अभी ही मेरी आंख लगी थी और तूने जगा दिया। मीनल ने सहमी आवाज में कहा,
यार, मैंने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उस भूत घर के अंदर बहुत ही डरावनी और भयानक थीम सेट की गई है। कल शाम जितने लोग भी उस मेले के भूत घर में गए थे, वो सब के सब कुछ ही सेकंड में डर से चीखते चिल्लाते वहां से बाहर भाग आए। अब तो उस भूत घर के अंदर अकेले जाने और बिना डरे बाहर आने वाले के लिए 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। नीता घबराई आवाज में बोली, 2 लाख हो या 10 लाख, मुझ में तो ऐसी डरावनी जगह पर अकेली जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। देख, मैं पहले से ही बहुत डरी हुई हूं, मुझे और मत डरा। अब एक बार जब वहां जाने की बात फिक्स हो ही चुकी है, तो फिर अब क्यों उस बात के बारे में सोच रही है तू? चल अब फोन रख और थोड़ा शांति से रहने दे मुझे। जल्दी ही शाम का सुरमई साया आसमान पर फैल गया। शाम 6 बजे नीता जब तैयार होकर घर से बाहर निकली, तभी अचानक ही एकदम से बादल घिर आए और अंधेरा सा छा गया। चारों तरफ बड़ी ही अजीब तरह की खामोशी पसर गई, यहां तक कि हवा भी चलनी बंद हो गई थी। नीता घबरा के बोली, ओह, लगता है ग्रहण शुरू हो चुका है, इसीलिए अचानक ही इतना अंधेरा और इतनी खामोशी छा गई है। नीता की मम्मी ने उसे टोका, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि पूर्ण ग्रहण शुरू हो चुका है? ग्रहण का ये समय बहुत ही बुरा माना जाता है। घर से बाहर निकलने के लिए जाने कितने तरह की अतृप्त आत्माएं और रूहें भटकती रहती हैं इस ग्रहण काल में। नीता का दिल तो पहले से ही घबराया हुआ था, उस पर जब उसने अपनी मम्मी की बात सुनी तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसने डरते सहमते हुए कहा, ओफा मम्मी, आप तो यूं ही जाने क्या क्या बेफालतू की बातें कर रही हैं। भला ऐसा भी कभी होता है? ये आत्मा प्रेतात्मा की फालतू की बातें सब बकवास है, बिल्कुल बकवास। अब मैं जा रही हूं, हो सकता है घर लौटने में देर हो जाए, पर आप बार बार फोन वॉन मत करना मुझे, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा। अपनी मम्मी को फोन न करने की सलाह देकर फिर नीता एक ऑटो रिक्शा में बैठी और उस मेले की ओर जाने के लिए रवाना हो गई जहां वो भूत घर था। जब नीता ऑटो रिक्शा से वहां मेले के गेट पर पहुंची तो देखा कि उसकी क्लास के लड़के रितेश, अनिल, रूपेश, विकास और चंदर एक और ग्रुप बनाए हंसी मजाक कर रहे थे। नीता पर नजर पड़ते ही अनिल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, लो आ गई कॉलेज की महारानी जी। रितेश ने उसे टोका, ओफ अनिल, ये क्या तू दिन रात नीता का मजाक उड़ाते रहता है? जरा उसकी हिम्मत देख, वो भूत घर में जाने के लिए आई है, ऐसे बिना मतलब तू क्यों बेचारी नीता का मजाक उड़ाते रहता है। तभी वहां मीनल भी चली आई और नीता को सामने देखते ही बोली, अरे वाह, तू तो जल्दी पहुंच गई यहां, मुझे तो घर से निकलने में ही देर हो गई थी। फिर जल्दी से रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। मैंने तो कॉल भी किया था तुझे, पर तूने कॉल ही नहीं उठाया मेरा। नीता चिढ़े स्वर में बोली, अब आ गई है ना तू यहां, तो फिर क्यों चिक चिक करके मेरा दिमाग खराब कर रही है? रूपेश जल्दी से बोला, ओहो, अब ये सब बातें बंद कर हमें जल्दी से मेले के अंदर चलना चाहिए, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। अगर और देर की तो फिर भूत घर में एंट्री नहीं मिलेगी। सब तेजी से मेले के अंदर चल पड़े। जैसे ही वे लोग मेले के एक कॉर्नर पर बने उस भूत घर के पास पहुंचे तो वहां नजर पड़ते ही सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। वहां सामने ही बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे जिन पर भयानक शक्ल वाली चुड़ैलें, डायन और बड़े बड़े दांतों वाले ड्रैकुला जैसे वैम्पायर और हाथों में खोपड़ी लिए पिशाच राक्षस बने हुए थे। नीता ही नहीं बल्कि विकास और अनिल भी अंदर से घबरा उठे। उनके पसीने छूटने लगे, कदम सुस्त पड़ गए। वो सब अपने दिल की घबराहट को छिपाने के लिए बेवजह ही हंसने मुस्कुराने लगे। तभी रितेश ने सबको जोर से पुकारा, कमो, जल्दी आओ सब, देर हो रही हमें, हमारे वाले शो का टाइम हो गया है। देर हो गई ना तो फिर हमें भूत घर के अंदर जाने ही नहीं मिलेगा। और वो सब तेज कदमों से हॉरर हाउस के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ चले। सब लड़के लड़कियां दरवाजे पर लगे भयानक चेहरों को देखते हुए धीरे धीरे चले आ रहे थे। तभी भूत घर का दरवाजा चर्रर की आवाज से खुला और सब डरते सहमते उस भूत घर के अंदर पहुंच गए। भूत घर के अंदर कूदम रखते ही डर के मारे उन सब के हाथ पैर थरथराने और होंठ सूखने लगे। भूत घर के अंदर एक बड़ा सा होल बना था जहां के अंधेरे ठंडे वातावरण में
एक रेड कलर का बल्ब जल रहा था जो माहौल को और भी डरावना बना रहा था। भूत घर के उस बड़े से कमरे नुमा हॉल में चारों तरफ बड़े बड़े खतरनाक पोस्टर्स लगे थे, जिनमें कब्रिस्तान और भयंकर शक्ल सूरत वाले भूत प्रेतों और चुड़ैलों को दर्शाया गया था। पता नहीं किस कोने से सूखे हुए पत्ते सर्रर सर्रर करती हवा के साथ उड़कर इन सब से टकरा रहे थे। अत्यंत ही रहस्यमयी और बड़ी ही अजीब सी डरावनी धुन बज रही थी। रह रहकर उल्लुओं और चमगादड़ की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी कभी कोई ऐसी दर्दनाक चीख गूंज उठती मानो कोई किसी का बेरहमी से कत्ल कर रहा हो। पूरे भूत घर में गूंज रही थी रीढ़ की हड्डियों को भी खपा देने वाली भयावह वहशियाना हंसी ही की भयंकर आवाज सुन नीता और मीनल का गला सूख गया। वो दोनों घबरा के सिकुड़कर सबके पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। अनिल की भी हालत बिल्कुल नीता और मीनल जैसी ही थी, बस वो ऊपर से नॉर्मल दिखने की भरसक कोशिश कर रहा था। रितेश, चंद्र, विकास और रुपेश कौतूहल से चारों ओर देख रहे थे। मीनल तो रुपेश के करीब ही खड़ी हुई अपने रुमाल से पसीना पोंछ रही थी। इस ठंडे वातावरण में भी डर के मारे उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। उसने डरते हुए धीरे से कहा, रुपेश, मैं तो यहां से बाहर जा रही हूं। अब मुझ में और एक सेकंड भी यहां पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं से कोई भूत या चुड़ैल बाहर निकल के मेरा गला दबोच के मुझे मार डालेंगे। रुपेश दबी आवाज में बोला, इतना क्यों घबरा रही हो तुम? बस अभी 10-15 मिनट में तो ये शो खत्म भी हो जाएगा और फिर इतना घबराने की कोई बात नहीं है। यहां कोई तुम अकेली तो हो नहीं, हम सब भी तो यहीं तुम्हारे साथ ही खड़े हैं ना। ऐसे अभी अकेले ही बाहर चली जाओगी तो फिर अनिल को मौका मिल जाएगा तुम्हारा मजाक उड़ाने का। नीता ने गहरी सांस ली और अपने तेज धड़कते दिल को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। अचानक ही तभी नीता के बिल्कुल पीछे वाले कॉर्नर से अचानक ही धुआं उठने लगा। वो एकदम से चौंक कर सामने की ओर लपकी। अभी सामने पहुंची ही थी कि सामने वाली दीवार पर लगे हुए बड़े से एलईडी स्क्रीन पर बेहद डरावनी वीडियो स्टार्ट हो गई, जिसमें बड़े ही भयावह चेहरे और भयंकर वेशभूषा पहने 4-5 पिशाच और दिल दहला देने वाली भयानक हंसी हंसती हुई चुड़ैलें स्क्रीन पर नजर आने लगीं। खोपड़ियों की माला गले में पहने और लाल दहकते अंगारों जैसी आंखों वाले उन सब भूत, पिशाच और चुड़ैलों के हाथों में बड़े ही अजीब अजीब से हथियार थे। कुल्हाड़ी, फरसे और चमचमाती तलवारें लिए भयंकर आवाज में चीखते चिल्लाते हुए वो स्क्रीन में सबको डराने लगे। उन भयंकर भूत प्रेतों की ऐसी दिल दहला देने वाली हरकतें और चीख चिल्लाहट देख सुनकर वहां मौजूद सारे लड़के लड़कियों की हालत एकदम खराब होने लगी। नीता ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही जोर से भींच ली और थर थर कांपती हुई एक कोने में खड़ी हो गई। मीनल और अनिल तो अब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। नीता के पास खड़े रितेश ने भी अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और घबराहट के मारे माथे पर छलक रहे पसीने को पोंछने लगा। विकास भी चंद्र का हाथ कसकर पकड़े बड़ी मुश्किल से अपने को नियंत्रित रख पा रहा था। पूरे हॉल में सिर्फ रूपेश ही था जो एकदम जिज्ञासा और रोमांच का भाव ली सब देख रहा था। वो बड़ी बेचैनी और उत्सुकता से उस भूत घर में होने वाली हर एक एक्टिविटी को गौर से देख रहा था। चंद्र को तो ये भूत घर साक्षात भूत प्रेतों से घिरा मरघट सा प्रतीत हो रहा था उसे। वो बार बार अपने आप को कोस रहा था कि वो आखिर क्यों चला आया इन सब के साथ। यही विचार उसे बार बार कचोट रहा था। लग रहा था कि बस अभी यहाँ से भाग जाए वो, पर किसी तरह डर से थरथराते हुए वो वहां खड़ा रहा। तभी स्क्रीन पर चल रही वीडियो फिल्म में एक भयानक पिशाच चमगादड़ों से घिरा हुआ प्रकट हुआ। उसके लंबे दांतों से खून टपक रहा था। बड़ी बड़ी लाल आंखें जैसे हड्डियां भी चीर डालने को आतुर थीं। वीडियो फिल्म में वो पिशाच एक कब्रिस्तान के अंदर कब्रों के आसपास घूमता नजर आ रहा था। तभी एक मुसाफिर सा दिखने वाला व्यक्ति का कब्रिस्तान में प्रवेश हुआ। वो शायद रास्ता भटक गया था। उसे देखते ही पिशाच ने एक भयंकर कहकहा लगाया और लपककर उस व्यक्ति को अपने हाथों में दबोचकर उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे खूनी दांत गड़ा दिए और बड़े ही वहशियाना तरीके से उस व्यक्ति का खून चूसने लगा। ये भयंकर दृश्य स्क्रीन पर देखते हुए सब जोर जोर से चीखने लगे।
मीनल और नीता दोनों ही आंखें बंद किए कानों पर हाथ रखे थर-थर कांप रही थीं। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि बस अभी कोई प्रेत आकर उनकी गर्दन मरोड़ देगा या फिर कोई भयानक चुड़ैल उन्हें कच्चा ही चबा जाएगी। तभी पिशाच ने अपने खूनी गिरफ्त में फंसे व्यक्ति को एक ओर धकेल दिया और सामने की ओर झपटा। जैसे ही स्क्रीन पर चल रही वीडियो में यह दृश्य चलने लगा, ठीक इसी पल भूत घर का एक कैरेक्टर बिल्कुल पिशाच जैसे ही कपड़े पहने पीछे से आकर एक तरफ खड़े रितेश को अपनी बाहों में जकड़ने लगा। रितेश के भय की कोई सीमा न रही। उसे लगा कि स्क्रीन वाला पिशाच ही उसका खून चूसने के लिए उसे पकड़ रहा है। रितेश ने एक भयानक चीख मारी और फर्श पर लुढ़क गया। बाकी सब भी दिल दहलाने वाली चीख पुकार मचाने लगे कि तभी शो का टाइम ओवर हो गया। घनघनाती हुई एक अलार्म क्लॉक जैसी घंटी बज उठी और घंटी बजते ही हॉल का थीम एकदम से चेंज हो गया। अंधेरे हॉल में हर तरफ रोशनी जगमगाने लगी। सब एकदम सकते की सी हालत में पसीना पसीना हुए खड़े थे। किसी की जुबान से बोल नहीं फूट रहे थे। खामोशी से वे सब एक दूसरे को यूं निहार रहे थे मानो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। तभी वहां के मैनेजर ने सबको हॉल से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अब प्लीज आप सब यहां से बाहर जा सकते हैं। हमारा ये शो यहीं पर खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा हमारा शो। सब किसी तरह कदमों को घसीटते हुए उस हॉल से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर चल पड़े। तभी मैनेजर का ध्यान फर्श पर गिरे रितेश की ओर गया। वो जल्दी से रितेश के पास जाके उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब उठिए सर, शो खत्म हो गया है, अब डरिए मत, आंखें खोलिए और उठ के बाहर जाइए। थोड़ी देर बाद हमारे नाइट शो का टाइम हो जाएगा। पर रितेश तो बिना हिले डुले वैसा ही निश्चल पड़ा रहा। अब मैनेजर ने रितेश का हाथ पकड़कर उठाना चाहा, पर डर से चीखते हुए वो पीछे हट गया। रितेश का हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, उसकी सांसें थम चुकी थीं। ये देखते ही नीता एकदम चिल्लाई, रितेश उठो ना प्लीज, देखो अब मजाक मत करो और जल्दी उठ जाओ। इस तरह हर वक्त मजाक करना क्या कोई अच्छी बात है? रूपेश और चंद्र ने रितेश को सीधा लिटाया, फिर हार्ट बीट चेक की, पर हार्ट बीट तो बंद थी। अब तो रूपेश और चंद्र के चेहरे पर एकदम हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने भूत घर के मैनेजर से तुरंत किसी डॉक्टर बुलवाने को कहा तो मैनेजर हड़बड़ाया हुआ भागकर डॉक्टर और एम्बुलेंस दोनों को कॉल करने लगा। मीनल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो तो इस कदर बुत बन गई थी कि न तो रो चिल्ला रही थी और न रितेश के ही पास जा रही थी। बस पत्थराई आंखों से वो फर्श पर पड़े रितेश को एकटक देखे जा रही थी। तभी वो हंगामा होते देखकर भूत घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। सब तरह तरह की चर्चा करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई असली भूत आज भूत घर में घुस आया है, तो कुछ चुड़ैलों और डायनों की बातें कर रहे थे। ऐसा अफरा तफरी का माहौल देख भूत घर के मैनेजर ने सीधे पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उनके बिल्कुल पीछे पीछे ही डॉक्टर भी आ गया। डॉक्टर ने पुलिस को देखते ही मैनेजर से पूछा, क्या हुआ? पुलिस कैसे आई है यहाँ? क्या कोई चोरी की घटना हो गई? मैनेजर ने धीरे से कहा, चोरी नहीं, एक आदमी की मौत हो गई है। डॉक्टर चौंक सा गया। मौत? किसकी मौत हो गई? मैनेजर ने कहा, जी डॉक्टर साहब, लग तो मौत ही रही है, लेकिन आप जरा जल्दी से चेक करके देखिए ना, हो सकता है अभी उस लड़के में थोड़ी जान बची हो, इसीलिए आपको यहां बुलवाया है। तभी पुलिस ऑफिसर ने मैनेजर से कहा, किधर हुई है घटना? कहां पर है लाश? किसी ने हाथ तो नहीं लगाया उसे? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? क्या कोई मारपीट या लड़ाई झगड़ा हुआ था यहाँ पर? मैनेजर ने परेशान लहजे में कहा, नहीं नहीं सर, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट वगैरह नहीं हुई है। यहाँ तो हम अपने खास भूत प्रेत वाले शो का इवनिंग शो चला रहे थे। ये शो खत्म होने के कुछ ही देर पहले पता नहीं कैसे एक युवक अचानक ही धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा और फिर उसके बाद फिर दोबारा वो उठा ही नहीं। इतने में डॉक्टर ने फर्श पर पड़े रितेश की नब्ज जांचते हुए गंभीर स्वर में कहा, और अब ये युवक कभी उठ के खड़ा हो भी नहीं सकेगा क्योंकि इस युवक की मौत हो चुकी है। पूरा शरीर बर्फ की तरह एकदम ठंडा पड़ चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर ये सुनते ही तेजी से आगे बढ़ा और फिर कुछ ही पलों में
वहां हर तरफ पुलिसकर्मी फैल गए और पूछताछ और जांच पड़ताल में जुट गए। मैनेजर ने घबराई आवाज में कहा, पता नहीं कैसे ये अजीब दुर्घटना हो गई। अब तक तो हम लोगों ने देश के जाने कितने शहरों में इस भूत घर के शो बड़ी सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। आज तक कहीं पर भी कोई हमारे शो देख के बेहोश तक नहीं हुआ था। पुलिस ऑफिसर ने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों से कहा, सब गैर जरूरी लोगों को हटाओ यहां से। एक भी फालतू तमाशबीन आदमी नजर नहीं आना चाहिए इधर। फौरन पुलिसकर्मी लोगों की जमा भीड़ को हटाने में लग गए और ऑफिसर बड़ी बारीकी से रितेश की डेड बॉडी को जांचने परखने में लग गया। रितेश की डेड बॉडी को घेरे हुए उसके सभी दोस्त उदास और रुआंसे से खड़े थे। मीनल तो अब एकदम से फूट फूट के रोने बिलखने लगी। वो रितेश की डेड बॉडी के बिल्कुल करीब ही खड़ी होके बुरी तरह से आंसू बहाए जा रही थी। तभी डॉक्टर उठकर ऑफिसर के करीब आ गया और धीमे स्वर में बोला, सर, इस लड़के की तो मौत हुई है। बहुत समय बीत चुका है। हाथ पैर अब ठंडे पड़कर अकड़ने से लगे हैं। मुझे तो लगता है कि इस भूत घर का भयानक शो देख के ही इस युवक को हार्ट अटैक आ गया होगा। डॉक्टर की बात सुनते ही ऑफिसर के चेहरे पर एकदम कठोरता दिखाई देने लगी। वो तुरंत एक तरफ खड़े मैनेजर की तरफ पलटा और खड़े शब्दों में उसे फटकारने लगा, ये क्या जानलेवा खेल तमाशे दिखा रहे हो यहां? इस बेचारे लड़के की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। शर्म नहीं आती ऐसे भयंकर खेल मासूम लोगों को दिखाते हुए? ये सुनते ही वो मैनेजर एकदम रुआंसे स्वर में बोला, नहीं नहीं सर, यहां ऐसा भी कोई जानलेवा खेल नहीं दिखाते हम लोग। हमारा उद्देश्य तो बस यहां डरने आए लोगों को डरावने खेल तमाशे दिखाना का है। यहां कोई असली भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। सब कुछ तो बिल्कुल नकली ही होता है और ये बात दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह ही यहां हमने कुछ ऐसे कलाकारों को रखा हुआ है जो शो शुरू होने पर भयानक और डरावने मुखौटे लगा के भयानक आवाज में हंसते और गुर्राते हैं। ऐसी डरावनी हरकतें करते हैं जिससे शो देखने आए दर्शक डर जाते थे। अब आप ही जरा सोच के देखिए सर, अगर भूत घर में डरावने खेल तमाशे देखने आए लोगों को हम यहाँ कोई कॉमेडी और हंसी मजाक के शो तो नहीं दिखा सकते ना। यहाँ तो हमें भूत प्रेत से संबंधित खेल ही दिखाना होगा और यही सब हम लोग यहाँ दिखाते थे। ऑफिसर ने उसे टोकते हुए गुस्से से कहा, बस बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब भूतिया खेल तमाशे इतने ही मनोरंजन होते तो फिर ये बेचारा लड़का क्यों मर जाता इस तरह? मैनेजर ने तुरंत नीता और मीनल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए सर, ये शो देखकर तो इन दोनों लड़कियों तक को कुछ न हुआ। ये दोनों लड़कियां भी तो इसी लड़के के साथ आई थीं यहां पर। और हां सर, वैसे भी हमने अपने टिकट की बुकिंग विंडो पर ही लिखवा कर रखा है कि कमजोर दिल वाले भूत घर में ना आए। और ये व्यक्ति तो कल खुद से ही अपनी और अपने साथियों की टिकट बुक करने आया था। ऑफिसर की नजर अब रितेश के साथ आए उसके दोस्तों पर पड़ी। उसने फौरन सबको अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखकर देने के लिए कहा। फिर उन सबको बाहर वेट करने के लिए कहकर पूरा हॉल खाली करवाया और पुलिसकर्मियों को बारीकी से छानबीन करने का आदेश दिया। तभी अचानक ही मीनल एकदम से फूट फूट के रोने लगी। बाकी लड़के और नीता हैरत से मीनल को देखने लगे। नीता बोली, शांत हो जाओ मीनल, अब जो होना था वो तो हो ही गया। क्यों इस तरह से बेवजह ही रो रो के हलकान हो रही हो तुम? ऑफिसर का रुख अब नीता की ओर हो गया। वाह, काबिले तारीफ है आपका संयम। कितनी आसानी से आपने कंट्रोल कर लिया अपना दुख। वैसे रितेश जी की मौत का दुख हुआ तो था ना आपको? ये आपके दोस्त थे ना? नीता गुस्से से भुनभुनाते हुए बोली, दुख क्यों ना होगा मुझे? इतने बरस से साथ पढ़ रहे थे हम और रितेश से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। बहुत करीब थे हम एक दूसरे के। ओके ओके, ऑफिसर ने कहा, मैं समझ गया कि आप बहुत दुखी हैं और अब ऐसे समय में आप सबसे सवाल जवाब कर मैं आप लोगों का दुख और नहीं बढ़ाऊंगा। वैसे भी इस माहौल में पूछताछ करना सही नहीं होगा, इसलिए अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। मैं कल दोपहर को बुलाऊंगा आप सबको पुलिस स्टेशन में। थैंक यू सर, कहकर सब निकल पड़े वहां से। बाहर निकलकर रुपेश मायूसी से बोला, सच में
अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रितेश हमें यूं अचानक छोड़कर चला जाएगा। हम सब में तो सबसे उत्साहित वही था यहाँ भूत घर आने और डरावना शो देखने के लिए। विकास ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि ये भूत घर का प्लान ही एकदम अपशकुनी था। न तू प्लान बनाता और न हम सब इस मनहूस जगह में आते और न रितेश को अपनी जान गंवानी पड़ती। रूपेश ने घूरते हुए कहा, ओहो, तू ये कहना चाहता है कि रितेश की जान मेरी वजह से गई है? क्या तेरे दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया है जो ऐसी बकवास बातें कर रहा है तू? अनिल भी अब बोल पड़ा, रूपेश, तू फालतू में विकास को क्यों डपट रहा है? सही तो कह रहा है वो। तेरी ही वजह से तो रितेश की जान गई है। अगर हम यहां आते ही नहीं तो भला क्यों मरता बेचारा रितेश? तेरे इस घटिया प्लान ने ही रितेश की जान ले ली। तू ही है उसकी मौत का दोषी। रूपेश ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तो क्या मैं सबको जबरदस्ती बांध कर ले आया था? नहीं आते तुम सब, लेकिन तुम लोग तो मुफ्त के शो के चक्कर में चले आए ना। बस अब किसी ने कुछ कहा ना तो बहुत बुरा होगा। अब मीनल चिल्लाई, क्यों? तू क्या हमें भी मार देगा? एक तो पहले तुमने बेचारे रितेश को मार डाला और अब मौका मिलते ही हम सबको भी मार डालना चाहते हो। तुम हम सबके दोस्त नहीं बल्कि निर्दयी हत्यारे हो। हत्यारे? तुम्हें तो अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। छी, घटिया इंसान हो तुम, बहुत ही घटिया। रूपेश ये सुनते ही बुरी तरह आग बबूला हो उठा और गुस्से से मीनल की ओर लपका, लेकिन चंदर और अनिल ने जल्दी से रूपेश को आगे बढ़ने से रोका और नीता से टैक्सी रोकने के लिए कहा। कुछ ही देर में नीता ने एक टैक्सी घर जाने के लिए तय कर ली। वो सबसे बोली, अभी अब तुम सब आपस में लड़ना बंद करो और अपने अपने घर चलो। कल दोपहर को फिर हमें पुलिस स्टेशन भी तो पहुंचना है ना टाइम पर। नीता की ये बात सुनते ही सब जल्दी से टैक्सी में बैठ गए। मीनल को छोड़कर मीनल गुस्से से बोली, मैं खुद चली जाऊंगी, किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे, और न ही मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहती। नीता ने मुंह बनाते हुए झटके से टैक्सी का दरवाजा बंद किया और टैक्सी सबको लिए चल पड़ी। रह गई अकेली मीनल, जो एक तरफ बने बस स्टॉप की ओर कदम बढ़ाने लगी। बस स्टॉप में पहुंच उसने इधर उधर देखा, फिर अपने आसपास किसी को न पाके अचानक उसने पर्स खोला और अंदर रखी एक डिबिया निकाली और चुपचाप उस डिबिया को खोलकर देखने लगी। उस डिबिया में एक बेशकीमती सोने की अंगूठी रखी थी और डिबिया के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, विथ लव रितेश। टैक्सी अभी सब दोस्तों को लिए हुए थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि अचानक ही टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकनी पड़ गई। जाने कहां से कई कुत्ते भौंकते हुए वहां भागे चले आए और टैक्सी को घेर के जोर जोर से भौंकने लगे। उन कुत्तों में से कुछ कुत्ते तो एकदम भयंकर तरीके से भौंकते हुए उस टैक्सी के ऊपर झपट पड़ रहे थे। अभी ड्राइवर ने टैक्सी को आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर दबाया ही था कि अचानक से टैक्सी का इंजन एकदम घरघराते हुए बंद पड़ गया। टैक्सी ड्राइवर की बगल में बैठा चंदर बुरी तरह से घबरा के ड्राइवर पर चिल्लाया, अरे तुमने ये टैक्सी क्यों रोक दी? चलो जल्दी से टैक्सी स्टार्ट करो और आगे बढ़ो, नहीं तो ये पागल कुत्ते जल्दी ही टैक्सी के कांच तोड़कर अंदर चले आएंगे और हमें चीर फाड़ के नोच खाएंगे। ड्राइवर ने परेशान स्वर में कहा, सर मैं तो खुद ही हैरान हो रहा हूं कि आखिर ये टैक्सी अचानक ही रुक क्यों गई। मैं तो कब से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, पर पता नहीं क्यों टैक्सी का इंजन एकदम से बंद पड़ गया। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गड़बड़ क्या हो गई गाड़ी में। अचानक ही विकास घबराई आवाज में बोला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई भूत प्रेत वाला चक्कर तो नहीं है ये? देखो ना, इतने सारे कुत्ते अचानक ही जाने कहां से भागते हुए हमारी टैक्सी को घेर के खड़े हो गए। अनिल ने भी धीरे से कहा, हाँ यार विकास, तू सही कह रहा है। मैंने भी सुना है कि कुत्तों को भूत प्रेत दिखाई दे जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी टैक्सी में कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा छिपी बैठी हो। अब टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी नीता गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, ओह, तुम सब ये कैसी पागलपन वाली बातें कर रहे हो? अरे टैक्सी के इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। अब इसमें भला भूत प्रेत और आत्मा वाली बात कहां से चली आई? ऐसी फालतू बातें करना बंद करो, अभी थोड़ी देर में टैक्सी स्टार्ट हो जाएगी। नीता की बात पूरी हुई ही थी कि टैक्सी सचमुच ही स्टार्ट हो गई।
ड्राइवर ने तुरंत फर्राटे से टैक्सी आगे भगाई और जल्दी ही उन कुत्तों के झुंड को पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल गया। नीता जब टैक्सी से उतर के अपने घर पहुंची तब तक बहुत रात हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा चिंतित हो घर के बाहर ही टहल रहे थे। नीता को देखते ही वे दोनों उस पर गुस्से से बरस पड़े। ये कोई वक्त है घर आने का? हम लोग कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारी फिक्र में, लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई चिंता फिक्र ही नहीं है। नीता पहले तो एकदम चुप होकर सिसकने लगी, फिर उसने दुखी स्वर में बताया, मम्मी मैं तो बहुत पहले ही आ जाती, लेकिन जिस मेले में मैं गई थी वहां पता नहीं कैसे अचानक ही मेरे एक क्लासमेट की मौत हो गई। फिर वहां पुलिस भी चली आई, तो इन्हीं सब कारणों से मुझे घर आने में इतनी देर हो गई। नीता के क्लासमेट की अचानक हुई मौत की खबर सुन नीता के मम्मी पापा भी एकदम शॉक्ड रह गए। नीता फिर कपड़े बदल बिना डिनर किए जाकर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों में भूत घर में देखे हुए डरावने दृश्य और डायन चुड़ैलें अब भी तैर रहे थे। वो जैसे ही पलक झपकाती कि उसे लगता कि मानो कोई चुड़ैल उसे दबोचने आ रही है। आखिर नीता ने बेडरूम की लाइट ऑन कर दी और सोने का असफल प्रयास करने लगी। अनिल और विकास दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। अनिल के माता पिता अपने रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ गए हुए थे और अनिल तो आज इतना ज्यादा डर गया था कि खाली फ्लैट में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। कुछ देर सोचकर अनिल ने विकास से कहा, क्यों ना आज तू मेरे ही फ्लैट पर सो जा, कल सुबह चले जाना अपने घर। विकास थोड़ा हंस दिया। फिर वो अपने घर जाके अपने परिवार को खबर कराया कि वो आज रात को अनिल के ही फ्लैट पर रुकने वाला है। फिर जब वे दोनों अनिल के फ्लैट पर पहुंचे तो देखा कि फ्लैट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। विकास ने अनिल को टोका, क्या यार इतनी लापरवाही, भला ऐसे बिना दरवाजा लॉक किए बाहर जाता है क्या? अभी कोई चोर लुटेरा यहां आके चोरी करके चला जाता तो? अनिल ने हैरानी से कहा, पर यार मैं तो दरवाजे पर लॉक लगा के ही गया था। ये देख फ्लैट की चाबी मेरे पॉकेट में ही रखी है। मैं भला इतनी लापरवाही कैसे कर सकता हूं कि ऐसे ही घर का दरवाजा बिना लगाए ही मेला चला जाऊं? विकास चिंतित हो बोला, तो फिर ये दरवाजा खुला कैसे है? कहीं सचमुच ही कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गए थे तेरे फ्लैट में? अनिल ने खुले दरवाजे के पास खड़ा होकर पहले अंदर घर का जायजा लिया, फिर धीरे से हॉल की लाइट ऑन की और देखा कि अंदर बेडरूम का दरवाजा भी ओपन है। वो मन ही मन प्रार्थना करते हुए विकास का हाथ पकड़े हुए बेडरूम में गया, लेकिन जैसे ही उसने वहां की लाइट ऑन की तो लाइट ऑन करते ही वो जोरों से चीखते हुए बाहर भागा, क्योंकि बेडरूम के अंदर बेड पर एक बहुत ही बड़ा सा काला चमगादड़ पड़ा हुआ था। यही नहीं, बेडरूम की छत और दीवारों पर भी कई चमगादड़ चिपके हुए अपने नुकीले दांत किटकिटा रहे थे। विकास यूं अनिल को चीखते देख खुद डर गया। फिर हिम्मत करके जब वो बेड के पास पहुंचा और ध्यान से देखा तो वो भी सहम सा गया। वो चमगादड़ मरा हुआ था और उसके मुंह पर ताजा लाल खून लगा था। अभी वो कुछ सोचता या कहता कि इतने में उस कमरे की छत और दीवारों पर चिपके चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाते हुए विकास और अनिल पर झपट पड़े। विकास ने जल्दी से अनिल का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर खींचा और फिर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर वो कुछ सोचते हुए अनिल से बोला, यार एक काम करते हैं, आधी रात तो गुजर ही चुकी है, अब बाकी की रात मेरे फ्लैट पर ही बिताते हैं। तू फ्लैट का दरवाजा लॉक कर और मेरे साथ चल मेरे फ्लैट पर। फिर कल सुबह होते ही हम लोग नगर निगम में इन चमगादड़ों की खबर करके उनसे विनती करेंगे कि वे लोग यहाँ अपने आदमी भेजकर इन चमगादड़ों को यहाँ से भगा दें। अनिल तो इस कदर घबराया हुआ था कि उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए विकास ने ही दरवाजा लॉक किया और चल पड़ा अनिल के साथ अपने फ्लैट की ओर। रूपेश जब टैक्सी से उतरने ही वाला था कि अचानक चंदर बोला, यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बड़ी घबराहट सी हो रही है और चक्कर सा आ रहा है। अगर तू मुझे आज अपने घर पर रुका लेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मेरे सूने घर में अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो कोई देखने वाला भी ना रहेगा वहां। रूपेश ने चिंतित स्वर में कहा, हॉस्पिटल ले चलूं क्या तुझे? चंदर ने धीमे स्वर में कहा, नहीं यार, बस थोड़े आराम की जरूरत है मुझे।
मेरे परिवार वाले एक शादी में गए हैं, कल सुबह ही वापस आएंगे। फिर रुपेश और चंदर दोनों ही टैक्सी से उतर के पैदल पैदल पास ही की गली में बने रुपेश के घर की ओर चल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान वीरान था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रुपेश ने चंदर को मजबूती से पकड़ा हुआ था। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एकदम से चंदर के कदम लड़खड़ाने लगे। वो जैसे ही गिरने को हुआ कि रुपेश ने उसे जल्दी से संभाल कर वहीं किनारे पर बैठा दिया और बोला, चंदर, तू यहां बस 2 मिनट बैठ, मैं बस अभी दौड़कर घर से पानी की बोतल लेकर आता हूं। पानी पीने से तुझे आराम मिलेगा, फिर मेरे घर चले चलना, क्योंकि तुझे उठाकर ले जाना तो मुमकिन नहीं मेरे लिए। चंदर ने सिर्फ सिर हिला दिया और आंखें मूंदे वहीं बैठ गया। रुपेश जल्दी से लगभग भागते हुए ही अपने घर पहुंचा, फिर फटाफट लॉक खोलकर अंदर गया और किचन में रखे फ्रिज से बोतल लेकर फिर बाहर की ओर लपका जहां चंदर बैठा हुआ था। उधर चंदर एकदम सुस्त हो आंखें बंद किए बैठा था कि तभी एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पुकारा हो। चंदर ने चौंक के अपनी आंखें खोली तो उसे सामने वाली गली के मोड़ पर एक साया सा लहराते हुए दिखा। उस साये ने अपना हाथ लहराते हुए सरसराती सी आवाज में पुकारा, चंदर, यहां आओ, आओ ना मेरे पास। उस साये की आवाज में जाने क्या सम्मोहन था कि चंदर किसी रोबोट की तरह उठ के उस साये की तरफ चल पड़ा। गली के उस छोर पर जैसे ही चंदर पहुंचा कि अचानक ही जाने कहां से दर्जनों चमगादड़ वहां किकियाते हुए चले आए और चंदर पर टूट पड़े। उन चमगादड़ों ने अपनी नुकीली चोंच और तीखे पंजों से चंदर के जिस्म को लहूलुहान कर दिया। दर्द से तड़पते हुए चंदर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वो चमगादड़ तो चंदर के बदन से चिपटे उसका खून चसने में लगे रहे। उन्होंने कुछ ही देर में चंदर के जिस्म को बुरी तरह से छलनी करके रख दिया। इधर जब रुपेश अपने घर से पानी की बोतल लेकर वापस आया तो तेज भागने की वजह से रुपेश की सांसें फूलने लगी थी। वो जल्दी से उस जगह पर वापस आया जहां उसने चंदर को बिठाया था, पर यह क्या, चंदर का तो कोई अता पता ही नहीं था। रुपेश ने हैरानी से चंदर को चारों ओर ढूंढा, उसे जोर जोर से आवाजें दी, पर कोई भी नतीजा न निकला तो थक हार कर रुपेश घर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर सोफे पर पसर गया और सोचने लगा, आखिर यूं कुछ ही देर में चंदर गायब कहां हो गया। वो तो 2 कदम भी नहीं चल पा रहा था ठीक से, तो खुद से तो चलकर कहीं दूर जा नहीं सकता था। ओह, अब वो करे तो क्या। चंदर का तो मोबाइल भी रुपेश के ही पास था, जो उसने चंदर के पॉकेट से गिरते समय बचाकर अपने पास रख लिया था। रुपेश ने सोचा क्यों न पुलिस को कॉल कर दूं। फिर उसे लगा कि सुबह तक इंतजार कर लेता हूं, वैसे भी अब कुछ घंटे ही बचे हैं दिन निकलने में, हो सकता है तब तक चंदर खुद ही मिल जाए। सोच सोच कर उसका दिमाग एकदम चकराने लगा और आखिर वो वहीं सोफे पर ही सो गया। सुबह सुबह अचानक मोबाइल की रिंग ने रुपेश को नींद से जगा दिया। उसने मोबाइल उठा के उनींदी आंखों से देखा तो रितेश के मोबाइल से कॉल आ रहा था। वो एकदम से चौंक कर उठ बैठा। रितेश के मोबाइल से कॉल कैसे आ सकता है? वो तो मर चुका है, कहीं पुलिस तो उसके मोबाइल से कॉल नहीं कर रही है। ये सोच के रुपेश ने फिर घबराते हुए धीरे से कहा, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एकदम भयानक सी आवाज आई, तो अब तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं पहचान में आ रही है? मेरे मोबाइल के नंबर से मेरे सिवाय भला और कौन बोल सकता है? क्या एक ही रात में तू मेरा मोबाइल नंबर भी भूल गया? रुपेश एकदम थर थर कांपने लगा, फिर डर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो रितेश? तुम तो मर चुके हो ना। फिर कैसे ये हो सकता है? कौन कॉल कर रहा है मुझे? सच सच बताओ। रितेश की भेड़िए की तरह गुर्राती आवाज आई, एक बार बताया तो तुझे क्या सुनाई नहीं दिया? ये मैं ही बोल रहा हूं रितेश, और क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तुम सबकी वजह से मेरी जान तो चली गई, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तड़पती हुई भटक रही है। तुम सबसे बदला लेके ही मेरी रूह को शांति मिलेगी। मैंने चंद्र को तो तड़पा तड़पा के मरने के लिए छोड़ दिया है, अब जल्दी ही तुम सबका भी यही हाल होगा। मर चुके रितेश की आवाज सुन के डर के मारे रुपेश की दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गईं। ये जानते ही कि चंद्र पर जानलेवा हमला हो चुका है, घबराहट के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उधर अनिल ने रात
आंखों ही आंखों में बीता दी। जैसे ही रात खत्म होने में आई कि वो विकास को जगाने लगा। यार चल, अब मैं चलता हूं अपने घर। और वो उठकर बाहर चला आया। तभी पीछे से विकास भी चला आया और कहने लगा, चलो मैं भी चलता हूं तेरे घर तक। दोनों अनिल के फ्लैट पर पहुंचे। देखा तो दरवाजे पर लॉक लगा था। अनिल ने लॉक खोला और वे दोनों अंदर पहुंचे। बेडरूम में वो चमगादड़ अब तक पड़ा होगा, ये सोचकर ही अनिल को झुरझुरी सी होने लगी। उसने डरते डरते बेडरूम का दरवाजा खोला और बेड पर नजर डाली तो नजर पड़ते ही वो पागलों की तरह चीखने लगा। बेड पर कल रात जहां पर चमगादड़ पड़ा था, इस वक्त उस चमगादड़ की जगह एक सड़ी हुई बदबू मारती लाश पड़ी थी। उस सड़ी हुई लाश के ऊपर ढेरों कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे और मक्खियों का झुंड उस लाश के ऊपर उड़ रहा था। बेड पर पड़ी उस सड़ी हुई लाश को देख अनिल की चीखें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पागलों की तरह चीखते चिल्लाते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़ा। अनिल की चीखें सुनकर विकास भी एकदम घबरा उठा और तेजी से भागते हुए बेडरूम में पहुंचा। जैसे ही विकास ने कीड़े मकोड़ों से घिरी उस सड़ी गली लाश को देखा, उसका दिमाग चकराने लगा। एकदम उलटी सी आने लगी, सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। फिर किसी तरह साहस बटोरकर उसने अनिल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बेडरूम से बाहर निकल उसने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। अनिल अब घबरा के रोने लगा। फिर विकास का हाथ पकड़ के रोते हुए बोला, विकास, ये सड़ी गली लाश कहां से आ गई मेरे घर के बेडरूम में? कौन रख गया ये लाश, और ये लाश है किसकी? विकास ने धीरे से कहा, तू पहले अपने आप को संभाल और यहां पर थोड़ा शांत होके बैठ। मैं तब तक थोड़ा अंदर जाके देखता हूं कि आखिर वो लाश है किसकी। विकास अब हिम्मत जुटा के दोबारा बेडरूम में पहुंचा और मुंह पर रुमाल लपेट के उस लाश की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो बेड के पास पहुंचा कि बेड पर पड़ी वो सड़ी गली लाश अचानक ही उछल के सीधे विकास के ऊपर कूद पड़ी। उस लाश पर रेंग रहे कीड़े मकोड़े अब विकास के शरीर पर चिपक गए और कुछ ही सेकंड में उसके पूरे जिस्म पर कीड़े ही कीड़े रेंगने लगे। सड़ी गली लाश ने अब बदबू मारते लटकते हाथों से विकास की गर्दन दबोच ली और पूरी ताकत से दबाने लगी। जल्द ही विकास के होशो हवास उड़ गए और वो बेहोश होकर वहीं नीचे जमीन पर गिर पड़ा। इधर बेडरूम के बाहर थर थर कांपते हुए अनिल ने जब बड़ी देर तक बेडरूम से विकास को बाहर नहीं आते देखा तो वो चिंतित हो और डरते सहमते फिर बेडरूम के अंदर गया। लेकिन जैसे ही अनिल ने बेडरूम में कदम रखा कि वहां का भयंकर नजारा देख के तो उसके होशो हवास ही उड़ गए और वो दिल दहला देने वाली आवाज में चीखते हुए वहां से बाहर भागा और सीधे अपने घर से बाहर निकल के सड़क पर आके जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगा। रात का अंधेरा अब भी हर तरफ छाया हुआ था। अनिल अभी पागलों की तरह इधर उधर भागता फिर रहा था कि अचानक किसी ने उसे अपने पंजों में जकड़ के ऊपर हवा में उछाल दिया। तभी उस अंधेरे सन्नाटे में एक बड़ी ही भयंकर सी दिल दहला देने वाली कहकहे की आवाज गूंज उठी। उस भयंकर आवाज को सुनते ही अनिल के पूरे तन बदन में सिहरन सी दौड़ गई। वो डर से थर थर कांपते हुए इधर उधर देखने लगा कि इतने भयंकर स्वर में कौन हंस रहा है। लेकिन जब उसे अंधेरे में कुछ न दिखाई दिया तो वो गुस्से और घबराहट के मारे जोर से चीखते हुए बोला, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते और इस तरह से क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो? अनिल के चीखते ही उस अंधेरे में अचानक ही एक लाल रंग की रोशनी सी चमकने लगी और फिर अगले ही पल उस लाल रंग की रोशनी ने किसी नागिन की तरह झपट के अनिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बिजली की तेजी से उसे ऊपर हवा में उड़ाती हुई अपने साथ ले जाने लगी। ऊपर हवा में उड़ते हुए अनिल ने अपने आप को उस लाल रोशनी की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए जोर जोर से हाथ पैर मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनिल एकदम डर से चीखते हुए अपने होश गंवा बैठा। कुछ देर बाद जब अनिल की डेड बॉडी हवा से नीचे जमीन पर गिरी तो जमीन पर गिरते ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर नीता को तो बेडरूम में लाइट ऑन करने के बाद भी बेहद डर लग रहा था। वो बेड पर बार बार करवटें बदल रही थी। उसे तो अपनी आंखें मूंदने में भी घबराहट महसूस हो रही थी। इसीलिए वो अपनी आंखें खोले हुए अपने पलंग के ठीक ऊपर लगे सीलिंग फैन को घूरे जा रही थी। पता नहीं क्यों
पर नीता को ऐसा लग रहा था कि उस सीलिंग फैन की घर्रर घर्रर की आवाज बहुत तेज होती चली जा रही है। अचानक ही नीता को ऐसा लगा कि कमरे की छत पर कुछ अजीब सी खड़खड़ाहट भरी आवाज हुई है। वो एकदम से चौंक के उठ के बैठ गई और बड़े ध्यान से कमरे की छत की ओर देखने लगी। अभी 2-4 पल ही गुजरे होंगे कि इतने में छत पर लगा सीलिंग फैन अचानक ही अपने जगह से लहराते हुए नीचे आने लगा। सीलिंग फैन को अपनी तरफ आते देख नीता बुरी तरह से चीखते हुए अपने रूम से निकल के बाहर की ओर भागी। मम्मी, मम्मी, जल्दी आओ मेरे पास, देखो वो पंखा मेरी जान लेने वाला है। नीता की घबराहट भरी चीखें सुनते ही उसकी मम्मी दौड़ती हुई उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या कोई डरावना सपना देखा है तुमने? चलो मैं चलकर देखती हूं तुम्हारे कमरे में। डरी हुई नीता को अपने साथ लेकर उसकी मम्मी जब उसके कमरे में पहुंची तो नीता ये देख हैरान रह गई कि उसके रूम का सीलिंग फैन तो अब भी पहले की ही तरह लगा हुआ था। नीता अब और भी ज्यादा घबरा के चीखी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, अभी अभी मैंने इस फैन को अपनी आंखों से नीचे आते देखा था। मम्मी हैरानी से बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? भला सीलिंग फैन यूं ही अचानक से अपने आप छत से तुम्हारे बेड की तरफ कैसे आने लगेगा? चलो चुपचाप से सो जाओ अब। नीता को समझा बुझाकर उसकी मम्मी फिर वापस अपने रूम में चली गई। इधर मीनल जब अकेली ही बड़ी देर बाद अपने घर पहुंची तो एकदम थकी हारी और उदास सी वहीं घर के बाहर बरामदे में रखी चेयर पर ही बैठ गई। घर का मेन गेट खुलने की आवाज से जब मीनल की मम्मी घर के अंदर वाला दरवाजा खोल के बाहर बरामदे में आई तो वहां अंधेरे में मीनल को खामोश बैठे देख एकदम हैरान रह गई। फिर मम्मी ने बरामदे की लाइट ऑन की और मीनल को पुकारती हुई बोली, अरे तुम कब आई? यहां अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो अंदर चलो घर के, कितनी रात हो गई है और तुम इस तरह से यूं बाहर पड़ी हुई हो। मीनल ने अपनी मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से उठ के घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही मीनल सीधे अपने रूम में चली गई और रूम का दरवाजा बंद करके वो बेड पर लेट गई। अभी उसे बेड पर लेटे कुछ सेकंड ही हुए होंगे कि अचानक ही उसकी नजर रूम के छत पर पड़ी। मीनल एकदम से चीख मारती हुई बेड से नीचे कूद गई क्योंकि उसके बेड के ठीक ऊपर लगे सीलिंग फैन से एक भयानक शक्ल सूरत वाली लाश लटक रही थी। मीनल को चीखते देख फैन से लटक रही वो लाश अचानक ही फैन से नीचे कूद के बिल्कुल मीनल के सामने आके खड़ी हो गई। जैसे ही मीनल ने उस भयानक लाश को अपने सामने देखा तो डर के मारे उसके होश उड़ गए और वो बेसुध होके कमरे में गिर पड़ी। इधर अभी नीता को अपने रूम में आए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। वो बुरी तरह से घबरा के अपने मोबाइल की ओर देखने लगी। फिर रुपेश का कॉल देख उसने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कांपती आवाज में कहा, हेलो रुपेश, मुझे बहुत डर लग रहा है, बड़ी घबराहट सी हो रही है। रुपेश ने धीरे से कहा, मैंने इसलिए तुम्हें कॉल किया है क्योंकि तुम सुबह होते ही तुरंत मेरे घर चली आओ। मैंने बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाया है, बहुत जरूरी बात करनी है सबसे, वक्त पर चली आना तुम। रुपेश ने अपनी बात पूरी करते ही कॉल कट कर दी और फिर मीनल के घर कॉल करने लगा। जैसे ही उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो रुपेश ने जल्दी से कहा, आंटी जी माफ करना, मैं इतनी रात को कॉल कर रहा हूं। दरअसल कल सुबह मैंने अपने घर में अपने सभी क्लासमेट को बुलाया है। आप प्लीज मीनल को भी कह दीजिएगा कि वो कल सुबह मेरे घर पर पहुंच जाए। मीनल की मम्मी गुस्से से बड़बड़ाई, हद है तुम लोगों की भी, अभी देर रात को तो मीनल घर वापस आई है और अब फिर उसे सुबह से बुला रहे हो। रुपेश जल्दी से बोला, आंटी जी वो कल रात हमारे एक दोस्त की मौत हो गई है, बस उसी दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपने घर में दोस्तों को बुलाया है। दरअसल रात में जो कुछ भी रुपेश के साथ घटा था और फिर मृत रितेश ने उसे कॉल करके जो कुछ भी कहा था उससे रुपेश को बहुत कुछ अंदाजा लग गया था कि कल शाम भूत घर में हुई रितेश की मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिर किसी तरह ये रात कटी और सुबह का उजाला होते ही नीता और मीनल दोनों जल्दी से तैयार होकर रुपेश के घर जा पहुंची। जब नीता और मीनल उसके घर पहुंची तो रुपेश ने नीता को देखते ही गुस्से से पूछा, क्यों नीता,
आखिर रिश्ता क्या था तुम्हारा अनिल के साथ? क्यों बेरहमी से मार दिया तुमने अनिल के साथ मिलकर बेचारे रुपेश को? नीता घबराकर चिल्लाई। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं क्यों मारूंगी रितेश को? वो तो मेरी जान था। मैं और रितेश तो कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करने वाले थे। उसने मुझे कल सुबह कॉल करके बताया था कि वो मेरे लिए एक बहुत ही कीमती अंगूठी लेकर आ रहा है। कल उस भूत घर में उसकी अचानक हुई मौत से मैं कितने सदमे में हूं ये तुम्हें बता नहीं सकती। रितेश की मौत के पीछे मैं और अनिल नहीं बल्कि कोई और ही है, क्योंकि रितेश तो बहुत मजबूत दिल का था। वो ऐसे भूत घर के डरावने दृश्यों को देख के कभी नहीं मर सकता था। जरूर उसे किसी ने चाल चल के बड़ी चालाकी से मारा है। रुपेश की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ही कौन ऐसा दुश्मन आ खड़ा हुआ जो रितेश की जान का प्यासा बन गया है। उसका दिमाग चकराने लगा। तभी एकदम से उसका ध्यान मीनल पर गया, जो अंगूठी का जिक्र सुनते ही अचानक से बहुत परेशान नजर आने लगी थी। रुपेश ने तुरंत मीनल के पास जाके गुस्से से कहा, ओ, तो वो तुम थी मीनल, जिसने कल रात भूत घर में बेचारे रितेश की जान ले ली। बोलो, बोलती क्यों नहीं? अब खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रितेश की तड़पती रूह अपनी मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही है। वो जल्द ही तुम्हारा इतना बुरा हाल करेगी कि तुम मर के भी दर्द से तड़पती रहोगी। अभी थोड़ी ही देर पहले मुझे पुलिस ने कॉल करके बताया है कि अनिल की डेड बॉडी के टुकड़े एक सुनसान सड़क पर बिखरे पड़े मिले हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि उसे पक्का रितेश की रूह ने ही मारा होगा। मीनल एकदम से घबरा के चिल्लाई, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूं, मुझे बचा लो रुपेश, प्लीज बचा लो मुझे। रुपेश अब मीनल को घूरते हुए बोला, अगर मरना नहीं चाहती तो फिर साफ साफ बता दो, क्या किया था तुमने? मीनल अब फूट फूट के रोती हुई बोली, दरअसल रितेश को मैंने नहीं बल्कि अनिल ने मरवाया था। अनिल बहुत चाहता था नीता को, पर जब उसे पता लगा कि नीता तो रितेश से प्यार करती है तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने चंदर, विकास और मुझे पैसों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। विकास और चंद्र ने भूत घर के एक कलाकार को पैसे देके उससे कहा कि वो शो के अंत में एकदम से आके रितेश से लिपट जाएगा, और इसी समय मौका देख के फिर अनिल ने अपने पास रखी एक जहरीली सुई निकाल के रितेश को चुभा दी, जिससे रितेश की तुरंत ही मौत हो गई। नीता गुस्से से फट पड़ी, बदमाश मक्कार, तुम तो एक जहरीली नागिन से भी ज्यादा जहरीली निकली। क्या मिल गया तुम्हें रितेश को मुझसे छिन के? मीनल ने बेहद ठंडी आवाज में कहा, मुझे तो सुकून मिला है, गहरा सुकून, क्योंकि मैं दिलो जान से चाहती थी रितेश को, पर वो पागल तो सिर्फ तुम्हें चाहता था। उसने मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए फिर मैं शामिल हो गई अनिल के प्लान में, और जब रितेश मरने के बाद जमीन पर गिरा तो मैंने तुरंत उसके पॉकेट में रखी वो अंगूठी वाली डिब्बी निकाल के अपने पास रख ली, जो वो तुम्हें कल देने वाला था। अचानक ही उस कमरे के अंदर वाले दरवाजे का पर्दा उठा और वहां से पुलिस इंस्पेक्टर निकल के बाहर आया। उस पुलिस इंस्पेक्टर को रुपेश ने ही कॉल करके अपने घर बुलवाया था और उससे छिप के सारी बातें सुनने के लिए कहा था। इंस्पेक्टर को अपने सामने देख मीनल एकदम डर से थर थर कांपने लगी। फिर उसने वहां से बाहर निकल भागने की कोशिश की, लेकिन तभी नीता ने उसे लपक के पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने गुस्से से मीनल को देखते हुए कहा, जब तुम अपने ही एक दोस्त की मौत के प्लान में शामिल हुई तब क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपा? अब तुम्हारे साथ इस कत्ल में शामिल बाकी 3 को तो सजा मिल चुकी है। वैसे तो कानून इन भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता, लेकिन उन तीनों की लाश की हालत देख के लग रहा है कि शायद बेचारे रितेश ने ही उन तीनों से अपनी मौत का बदला लिया है। अब चलो, तुम्हें सजा कानून देगा। इंस्पेक्टर की बात अभी पूरी हुई ही थी कि तभी अचानक ही मीनल हवा में ऊपर उठ गई। फिर ऊपर घूमते हुए सीलिंग फैन से टकरा के उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ी। रितेश की रूह ने आखिर मीनल से भी अपना बदला ले ही लिया था। इंस्पेक्टर ने फिर मीनल की मौत को अचानक हुई दुर्घटना करार दिया और पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश को हॉस्पिटल भिजवा दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद रुपेश ने नीता से दुखी स्वर में कहा,
हमारे ही दोस्तों ने मिलकर हमारे एक दोस्त रितेश की जान ले ली, पर वो ये भूल गए कि जब किसी निर्दोष मासूम को यूं बेरहमी से मारा जाता है और वो भी पूर्ण ग्रहण की काली रात को, तो उस निर्दोष की तड़पती रूह अपना बदला लिए बिना धरती से ऊपर नहीं जाती। सच ही कहा गया है दोस्तों कि कभी किसी का बुरा करके कोई सुखी नहीं रह सकता। वाकई में आज के समाज में किसी पर भी यकीन करना काफी मुश्किल है। आपके लाइफ में ऐसे दोस्त होना चाहिए जिन पर आप आंख मूंद करके भरोसा कर ले और उन्हें अपनी दिल की बातें बता सके। लेकिन ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस स्टोरी में जो हुआ वो बहुत भयानक था। हालांकि पुलिस वगैरह इन सभी चीजों में यकीन नहीं करती है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से यह देखा है और जिस पुलिस वाले ने अपनी आंखों के सामने मिनल को मरते हुए देखा था, उन्हें इन सभी चीजों पर यकीन हो गया था और शायद इसके बाद उनके दोस्त रितेश की आत्मा को शांति भी मिल गई हो। अच्छा साथियों, आपको स्टोरी कैसी लगी ये मुझे एक कमेंट में अभी के अभी बता दीजिए, क्योंकि सभी साथी तो ऐसे हैं नहीं जो आखिर तक स्टोरी सुनते हैं। केवल हमारे लॉयल फ्रेंड्स ही आखिर तक हमारी बातें सुनते हैं और उनसे ही हमारा खास लगाव है। तो आपसे उम्मीद है कि आप मुझे अपने विचार कमेंट में प्रस्तुत करके बताएंगे कि स्टोरी कैसी रही है। अच्छा, अब जिन साथियों ने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपना नाम हमें बताया है वो है बोबी सिंह हिमाचल, प्रवीण उत्तर प्रदेश, अवनीत जालंधर, जय कुमार लुधियाना, राहुल गुड़गांव, मोहिनी राजकोट, सागर चंडीगढ़, अपर्णा कोलकाता, गोपाल सिंह भरतपुर, विकास शर्मा जम्मू। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगली स्टोरी पर।